अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम बैक। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक राइज ऑफ गुलाब सिंह एंड द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आज की वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे गुलाब सिंह के बारे में। गुलाब सिंह वॉज बॉर्न इन 1792 इन अ डोगरा राजपूत फैमिली ऑफ मियाँ किशोर हु हेल्ड अ जागीर एट अंदरवा नियर सांबा। जो गुलाब सिंह था, ये असल में एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता था और इसके फादर का नाम था मियाँ किशोर सिंह। मियाँ किशोर सिंह ग्रेट ग्रैंडसन था राजा रंजीत देव ऑफ जम्मू। इस तरह से इनकी लाइन ही थी रूलिंग डायनास्टी की। तो जब महाराजा रंजीत सिंह ने 1811-12 के आसपास जम्मू को अपने कब्ज़े में लिया तो दीज डोगराज लॉस्ट देयर रूल। तो अब ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से वापस हमें ये टेरिटरी मिल जाए। इसके लिए गुलाब सिंह और उसके दो भाइयों ने, सुचित सिंह और ध्यान सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह की सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया, या हम यूं कहेंगे दे ज्वाइनड द आर्मी एंड कोर्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। गुलाब सिंह उनमें बड़ा था तो इस वजह से सिकलड भी था। बचपन से ही इनको आर्ट ऑफ वारफेयर में ट्रेनिंग दी गई थी, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग दी गई थी, राइडिंग हॉर्सेस में इनको ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही में डिप्लोमेटिक स्किल्स की भी अच्छी खासी ट्रेनिंग थी। तो ये ड्रीम बन गया गुलाब सिंह का कि जो जम्मू जिस पे कभी हमारे एंसेस्टर्स रूल कर रहे थे वो किसी तरह से वापस हमें मिल जाए। तो ये एक प्लान भी डिज़ाइन करने लगा। साथ ही में जो इसका अपना ड्रीम था अपनी एम्पायर बनाने का, अब ये उस पे काम करने लगा। अपनी सर्विसेज से खुश किया महाराजा रंजीत सिंह को, क्योंकि ये काफ़ी टफ एडमिनिस्ट्रेटर था। टैक्सेस जहाँ पे कोई कलेक्ट नहीं कर पाता था तो गुलाब सिंह ने किया। जो सिचुएशन कोई हैंडल नहीं कर पाता था गुलाब सिंह ने करके दिखाया। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद रंजीत सिंह इनसे बहुत खुश हुए और इनको टाइटल दिया राजा। इस तरह से गुलाब सिंह बन गया राजा गुलाब सिंह। साथ ही में इसको 1822 में जम्मू का रीजन दिया गया एज अ जागीर। तो इस तरह से ये बन गया जागीरदार ऑफ जम्मू। तो अब इनको नाम पड़ गया राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। जम्मू फिर भी रंजीत सिंह की एम्पायर का ही पार्ट था, लेकिन यहाँ पे टैक्सेस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के तमाम जो अफेयर्स थे वो देखा करता था गुलाब सिंह। अब गुलाब सिंह के ध्यान में तो वैसे पहले से ही था, प्लान्स में तो पहले से ही था कि जम्मू को मुझे वापस कब्ज़े में लेना है किसी तरह से। अब इंतज़ार था एक अपॉर्चुनिटी का, और वो अपॉर्चुनिटी मिल गई महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद। जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई तो उसके कोर्ट में यानी लाहौर दरबार में पॉलिटिक्स में, या हम कहेंगे फैक्शन फाइटिंग हो गई। उसके नोबल्स में फाइटिंग हो गई, उसके सन्स में फाइटिंग हो गई कि नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, जिसको हम कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन। जहां वॉर ऑफ सक्सेशन ने सिख अंपायर को कमज़ोर किया, वहीं गुलाब सिंह को मौका मिला अपने जो प्लान्स है, अपने जो ड्रीम है उनको फुलफ़िल करने का। तो इस तरह से इसने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर अब काफ़ी ज़्यादा, हम कहेंगे, सिख अंपायर को कमज़ोर करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह का दूसरा भाई ध्यान सिंह, वो लाहौर कोर्ट में रहा और ओबैसली चिंगारियाँ देता रहा। तो एक भाई लाहौर कोर्ट में बैठा है और सिख अंपायर को, सिख पॉलिटिक्स को, सिख एडमिनिस्ट्रेशन को कमज़ोर कर रहा है। वही दूसरी तरफ गुलाब सिंह यानी दूसरा भाई, बड़ा भाई, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर सिख्स को पूरी तरह से क्रश करने की ताक में बैठा है। दोनों का ये ड्रीम पूरा हुआ आहिस्ता आहिस्ता। देखते हैं कैसे। ये आपके सामने पिक्चर है महाराजा रंजीत सिंह की, जो पोर्ट्रेट बनाया गया है। ही हैड अ वास्ट एम्पायर ऑफ द टाइम एंड इवन वॉज अ मेजर थ्रेट टू द ब्रिटिश एम्पायर। ये उस टाइम पे सबसे बड़ी थ्रेट लग रही थी ब्रिटिश एम्पायर को। इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर चाहती थी कि किसी तरह से जो पंजाब का स्टेट है या महाराजा रंजीत सिंह की जो एम्पायर है, इसको किसी तरह से डिफीट किया जाए, क्रश किया जाए, वरना कभी ये हमें डिफीट करेंगे। और क्या फैक्टर्स थे वो भी जानेंगे। ये महाराजा रंजीत सिंह का पैलेस है।
जो लाहौर में है, लाहौर यानी पाकिस्तान में। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो एक मौका मिला गुलाब सिंह और उसके भाई को कि अपनी उन ड्रीम्स को फुलफ़िल किया जाए जो वो देखते आए हैं। तो सिख अम्पायर आहिस्ता आहिस्ता क्रश होने लगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के जो प्लान्स थे टू डिफीट द सिख्स एंड टू कैप्चर द सिंध एंड पंजाब, दैट केम टू ट्रू। वो कैसे हुआ? सिख्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर्स हो गई एंड दीज वॉर्स केम टू बी नोन एज एंग्लो सिख वॉर्स। पहले ही सिख वॉर में, एंग्लो सिख वॉर में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी ने सारी सिख आर्मी को डिफीट किया और डिफीट के बाद काफ़ी सारी ड्रास्टिक चेंजेस आई। और वो ड्रास्टिक चेंजेस क्या थी? जैसे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख आर्मी को डिफीट किया तो सिख्स के साथ एक ट्रीटी साइन हो गई ऑन 9 मार्च 1846। सिख्स को डिफीट किया गया था इन द बैटल ऑफ सबराओं, जो लड़ी गई थी February 10, 1846 में। इस बैटल के बाद सिख अम्पायर पूरी तरह से क्रश हो गई। अब वो उतनी स्टेबल नहीं थी, उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि रंजीत सिंह के टाइम पे थी। अब इन्होंने एक ट्रीटी साइन की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर, बिकॉज दिस ट्रीटी वॉज साइनड इन लाहौर। इस ट्रीटी के मुताबिक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख आर्मी को रिड्यूस किया, यानी सिख फौज को कम किया, अपने कब्ज़े में लिया। सिख अम्पायर को बफर स्टेट क्रिएट किया, बफर स्टेट डिक्लेयर किया, यानी जब भी आर्मी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को ज़रूरत पड़ेगी सिख अम्पायर के लैंड की या वहाँ से गुज़रने की या रोड्स की कनेक्टिविटी की, तो सिख्स कभी उनको इनकार नहीं कर सकते। जितना भी वॉर हुआ, वॉर की वजह से जितनी भी डिस्ट्रक्शंस हो गई, वो सारा खर्चा लिया गया सिख्स से एंड दैट कैम टू बी नोन एज वॉर इंडिमनिटी। वॉर इंडिमनिटी के तौर पे सिख दरबार को, या हम कहेंगे लाहौर दरबार को, पे करना था 1.5 करोड़ रुपया टू द ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि ये ट्रीटी में लिखा गया था, ट्रीटी साइन की गई और उन्होंने एक्सेप्ट किया डिफ़ीट को। डिफ़ीट के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम वॉर का सारा खर्चा देंगे, जितना भी लॉस हुआ है वो खर्चा देंगे। इस तरह से कुल मिलाकर टोटल बन गया 1.5 करोड़ रुपया। लेकिन लाहौर दरबार की ट्रेजरी पहले ही खाली हो चुकी थी, उसमें उतना पैसा था नहीं, उसमें आधा ही पैसा था, यानी 75 लाख रुपीज़। बाकी 75 लाख रुपीज़ कहाँ से लाए? अब ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर कोटियर्स ने दिया, जो लाहौर दरबार में बैठे कोटियर्स थे। जैसा मैंने पहले भी कहा, उनमें एक पर्सन था गुलाब सिंह का भाई भी, और गुलाब सिंह खुद भी इस पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर चुका था। वो भी ब्रिटिशर्स की तरफ से बात कर रहा था। दिखने में लग रहा था वो सिख्स के सपोर्ट में है, लेकिन असल में वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उसके अपने ड्रीम्स थे, अपने प्लान्स थे। तो फाइनली डिसाइड किया गया सिख एम्पायर का कुछ पार्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। बदले जो उनको 75 लाख रुपीज़ देने थे, उसके बदले में हम सिख एम्पायर का कोई पार्ट इनको दे देंगे। तो इस तरह से डिसाइड किया गया रिवर इंदस और रिवर बीज के बीच में जो टेरिटरी पड़ती है सिख एम्पायर की, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये प्लान किया था कि कुछ टेरिटरी अगर हमें मिल जाती है तो वो हम बेचेंगे या हम कंट्रोल में करेंगे या फिर डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हो गई, उसी टाइम पे गुलाब सिंह को कहा गया कि आपके साथ भी एक ट्रीटी साइन की जाएगी जिसमें हम आपको यही टेरिटरी बेचेंगे। तो इसी टाइम पे ये डिसाइड हुआ था। इसका मतलब लाहौर ट्रीटी से ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर निकल गई, हालांकि साइन की गई आफ्टर 7 डेज 16 मार्च 1846 में। लेकिन जो क्लॉज था, एक आर्टिकल था उसका, उसमें मेंशन किया गया दैट सेपरेट ट्रीटी वुड बी साइनड विथ गुलाब सिंह। तो इसका मतलब ये हुआ फ्यूचर प्लान पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। तो खैर, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से सिख्स को डिफीट किया गया, किस तरह से ट्रीटी साइन की गई और कौन सी कंडीशंस थी। एक कंडीशन उसमें थी 1.5 करोड़ रुपया देना, यानी सिख्स को 1.5 करोड़ रुपया देना था ब्रिटिशर्स को, लेकिन वो हो नहीं पाया। इस वजह से कुछ टेरिटरी उनको दी गई, और वो टेरिटरी थी बिटवीन द रिवर इंदस एंड द रिवर बीज, जो बाद में फुल फ्लैज्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना। ये है पिक्चर जो आपको दिखा रही है ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें आप देखेंगे एक छोटे बच्चे को और दो साइड से, एक साइड से ब्रिटिश, दूसरी साइड से सिख आर्मी।
ये जो बच्चा है ये नौनिहाल सिंह है जो रूलर बना सिख एम्पायर का। अब सीधी सी बात है, माइनर रूलर कौन से मेजर डिसीजंस ले सकता है? अब सारे डिसीजंस कोर्टियर्स लेने लगे जो कोर्ट में रहने वाले ग्रैंड नोबल्स थे, और उन नोबल्स में ओबेसली वो दो लोग भी थे जिनका प्लान पहले से ही था, टू क्रिएट अ सेपरेट किंगडम। ये है ट्रीटी ऑफ अमृतसर की पेंटिंग। इसमें आप देख सकते हैं एक साइड से महाराजा गुलाब सिंह या दूसरी साइड से ब्रिटिशर्स, और ये ट्रीटी साइन हो गई थी 16 मार्च 1846 में। इस ट्रीटी में क्या क्लॉज थे, क्या आर्टिकल्स थे, उस बारे में सेपरेटली बात करेंगे। तो दोस्तों ये है मैप जिसमें आप देख सकते हैं गिलगित एजेंसी, बल्तिस्तान, लद्दाख, वैली ऑफ कश्मीर एंड जम्मू। It was the Jammu and Kashmir state that was carved out by Maharaja Gulab Singh in 1846, and this state came to be known as Jammu and Kashmir state. तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात की है टेरिटरीज़ की। जैसे मैंने पहले भी बोला, इंदस रिवर और बीज़ के बीच में जो टेरिटरी है इंक्लूडिंग कश्मीर एंड हज़ारा, ये दिए गए पहले ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ने दिया गुलाब सिंह को। जैसे ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हो गई, वैसे ही लंदन में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने लगी। लंदन के जो नोबल्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो रिच पीपल थे, जो बिजनेस ग्रुप्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ट्रीटी ऑफ अमृतसर को। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे जो वैली ऑफ कश्मीर है इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, और जो लंदन में रहने वाले रिच लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बिजनेस ग्रुप्स हैं, चाहे वो कोई भी है, उनके लिए यहाँ पे लैंड होनी चाहिए अवेलेबल, ताकि वो अपने घर बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए, होटल्स बनाए, और इस तरह से वो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आया करेंगे। अब चूंकि ट्रीटी साइन हो चुकी है, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि पॉलिटिशियंस में, पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अब ये क्रिटिसिज्म इतना बढ़ गया कि अब कंपनी चाहती है कि ये टेरिटरी किसी तरह से वापस मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अब दूसरा स्टेप उनके लिए बन गया कि हम इंटरनल अफेयर्स में अब इंटरफेयर करना शुरू करेंगे, यानी गुलाब सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम टांग अड़ाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो गुलाब सिंह हमारे कंट्रोल में आएगा। जैसे वो हमारे कंट्रोल में आएगा, हम जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हम इस स्टेट को रन करेंगे। दूसरी तरफ से और एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज रशियन एंड अफगान थ्रेट। एक साइड से इंग्लैंड और रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से भी खतरा था। तो जो ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में रूल कर रही थी, यानी जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर रशिया के साथ वॉर बढ़ गया तो रशिया डेफिनेटली हमला करेगा कलनी पे, और कलनीज़ में सबसे पहला हमला वो करेंगे इंडिया पे, और इस तरह से हमारी एम्पायर खतरे में है। दूसरी तरह से अफगान से भी इनको खतरा लगा, तो इनको पूरी तरह से यकीन था कि अगर अब्दालीज़ जो उस टाइम पे पावरफुल थे, या हम कहेंगे अफगान जो उस टाइम पे पावरफुल थे, अगर उन्होंने हमला किया तो वो डेफिनेटली इंडिया पे हमला ज़रूर करेंगे, और जिस रास्ते से हमला करेंगे दैट वाज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, जिसको हम आज का पाकिस्तान कहते हैं। यानी किसी तरह से भी J&K स्टेट को अपने कब्ज़े में लेना है, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस है उसका बॉर्डर मिलता है इस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के साथ। देखते हैं कैसे। आपके सामने फ़िलहाल रिवर इंदस और रिवर बीज है, जिसमें आप देख सकते हैं एट द टॉप ऑन द लेफ्ट साइड इज़ रिटन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस, यानी ये कश्मीर के साथ बॉर्डर्स है, एक तरफ से कश्मीर, दूसरी तरफ से पाकिस्तान। तो ये वो रीजन है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, और इसीलिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि जो रूलर होगा J&K स्टेट का वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि हम जिस तरह से चाहेंगे पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जिस तरह से चाह सकते हैं स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ताकि हम रशिया या अफ़गानिस्तान की थ्रेट को रिपल्स कर सकें। अब इस चीज़ के लिए कंपनी क्या क्या कोशिशें कर रही थी वो जानने की कोशिश करेंगे। यह है राजा गुलाब सिंह या महाराजा गुलाब सिंह, जिन्होंने फाउंडेशन रखी मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की।
तो जैसा मैंने पहले भी बोला, एक तरफ से अफगानिस्तान का खतरा, दूसरी तरफ से रशिया की थ्रेट, दोनों तरफ से बचाना है ब्रिटिश इंडियन अम्पायर को। और ये थ्रेट बचाने का एक ही तरीका है, किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाए। अब चूंकि ये नहीं हो सकता क्योंकि ट्रीटी पहले ही साइन हो चुकी है, तो इस वजह से इंटरनल अफेयर्स में टांग अड़ाने की ज़रूरत है। तो ये टांग कैसे अड़ाई जाएगी, किस तरह से कंपनी इसमें सक्सेसफुल होगी, होगी भी या नहीं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये वही मैप है जिसमें हमने देखा इसके बॉर्डर्स, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो बना उसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ पे है। एक साइड से चाइना, दूसरी साइड से अफगानिस्तान, तीसरी साइड से पाकिस्तान। ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। जबकि नेशनल बॉर्डर्स में हम देखेंगे अमृतसर यानी पंजाब, और जिसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। तो दो स्टेट्स के साथ जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर्स है, एक साइड से हिमाचल प्रदेश और दूसरी साइड से पंजाब। ये है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस। इसमें आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट काफ़ी क्लोज है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंस का। अगर ब्रिटिश एम्पायर को बचाना है, यानी ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को बचाना है, तो डेफिनेटली इस पे कब्ज़ा, इस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं गिलगित। तो बात करेंगे इस बारे में आगे। तो दोस्तों जो आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक इनसाइड कश्मीर रिटन बाय प्रेमनाथ बजाज, मोस्ट authentic book on modern history of Jammu and Kashmir state. According to this, on 9th of March 1846, the Treaty of Lahore was signed. Among other things provided for in this treaty, it was stipulated that Raja Gulab Singh would be recognized as an independent sovereign in such territories and districts in the hills as may be made over to the said Raja by separate agreement between him and the British government. तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ट्रीटी ऑफ लाहौर में पहले ही एक क्लॉज दिया गया था कि एक सेपरेट ट्रीटी साइन की जाएगी गुलाब सिंह के साथ, जिसमें उसको वो टेरिटरी दी जाएगी जो हमें मिलेगी सिख से। यानी ये पहले से ही प्लान बनाया गया था कि जो भी टेरिटरी हमें मिलेगी वो हम गुलाब सिंह को देंगे, और गुलाब सिंह को बदले में क्या लेंगे वो हम देखेंगे। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। तो डेट्स यहाँ पे वेरी होते हैं, कभी 16 ऑफ मार्च लिखते हैं, कुछ लोग 15 ऑफ मार्च लिखते हैं। तो खैर डेट चाहे कुछ भी हो, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज़ वेल नोन। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ अमृतसर, Gulab Singh was recognized as the Maharaja of Jammu and Kashmir, both by the powerless Sikh Darbar and the British government. दोनों ने इसको रिकॉग्नाइज किया, चाहे वो सिख दरबार जो ख़त्म हो चुका था या फिर राइजिंग पावर ब्रिटिशर्स थे, दोनों ने रिकॉग्नाइज इसको किया। बदले में इससे लिया गया 75 लाख रुपीज़। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फाउंडेशन पड़ गई 1846 में बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब लद्दाख इसके साथ कैसे जुड़ा? लद्दाख को जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो गुलाब सिंह का एक आर्मी जनरल था जोरावर सिंह, उसको बेचा गया लद्दाख। लद्दाख को कैप्चर करने में पहले वो फेल हुआ, दूसरी बार लेकिन वो कामयाब हुआ। इस तरह से लद्दाख भी इनके कब्ज़े में आ गया ऑलमोस्ट 1847-48 के आसपास। तो इस तरह से तीन रीजन्स मिलकर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन गया, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। तो बहुत टाइम के बाद अब फिर से हिंदू रूल स्टार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। जैसे मैंने पहले भी कहा था 1339 में ख़त्म हो गया था हिंदू रूल कश्मीर वैली में, लेकिन 1846 में फिर से एक बार हिंदूज़ ने रूल किया इन द फॉर्म ऑफ डोगरा रूलर्स। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तीन रीजन्स हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, जो कि फ्रंटायर इलाका है। ये सब कुछ दिया गया गुलाब सिंह को, बदले में उनसे लिए गए 75 लाख रुपीज़ और कुछ नॉमिनल गिफ्ट्स। उन गिफ्ट्स की बात करेंगे आगे चलकर ट्रीटी में। यहाँ पे आर्टिकल 1, 3, 9 और 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर इसमें 12 आर्टिकल्स है, 13 आर्टिकल्स है ट्रीटी में। उनमें से इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर्स एंड मेक्स ओवर फॉर एवर in independent possession to Maharaja Gulab Singh and the hairs male of his body all the hilly or mountainous country with its dependencies situated to the eastward of the river Indus and the westward of river Ravi, including Chamba and excluding Lahore, being a part of the territories ceded to the British government by the Lahore state according to the provisions of the Article 4th of the Treaty of Lahore dated 9th March 1846.
तो पहले आर्टिकल में ही बोल रही हैं हम वो सारी टेरिटरी दे रहे हैं गुलाब सिंह और उसके तमाम मेल सक्सेसर्स को, जो भी उसकी बॉडी से आएंगे मेल सक्सेसर्स, यानी जो उसके बाद आएंगे मेल्स रूल करने वाले, तो उनको दे रहे हैं वो सारा एरिया जो हमें मिला है ट्रीटी ऑफ लाहौर से, ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंडर फ्रॉम द सिक्स इन 1846। तो जो भी उन्हें मिला हम ये दे रहे हैं किसको, गुलाब सिंह को। आर्टिकल 3 बोल रहा है in consideration of the transfer made to him and his heirs by the provisions of the foregoing article, Maharaja Gulab Singh will pay to the British government the sum of 75 lakhs of rupees Nanak-Shahi, 50 lakhs to be paid on notification ratification of this treaty, and 25 lakhs on or before the 1st October of the current year 1846। तो गुलाब सिंह के पास भी पूरा पैसा नहीं था, उसने भी इंस्टॉलमेंट्स में दिया। तो पहली इंस्टॉलमेंट में उसने कितना दिया, 50 लाख रुपीज़। दूसरी इंस्टॉलमेंट उसको देनी थी अप टू द एंडिंग ऑफ अक्टूबर फॉर द सेम ईयर, यानी अक्टूबर 1846। तो यहाँ से भी पता चलता है कि गुलाब सिंह ने भी पैसा दो हिस्सों में दिया और इसने पैसा बिल्कुल दिया, यानी एक हिसाब से इसने इस लैंड को खरीद लिया। क्या लैंड को खरीदा या फिर लैंड के साथ साथ लोगों को भी, पेड़ पौधों को भी, बर्ड्स को भी, पानी को भी, किस किस चीज़ को खरीदा वो हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 9 कहता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव इट्स एड टू महाराजा गुलाब सिंह इन प्रोटेक्टिंग हिज टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज। अगर कभी भी गुलाब सिंह पे कोई हमला करता है बाहर से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी हेल्प के लिए, यानी हम भी आपको हेल्प करेंगे, आप भी हमें हेल्प करोगे। ऐसा नहीं है कि हम आपकी हेल्प के लिए आएंगे ना, जब भी हमें ज़रूरत होगी आप हेल्प करोगे, जब आपको ज़रूरत होगी हम हेल्प करेंगे। ये सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी है। बिल्कुल इसी तरह की ट्रीटी साइन की गई उन डिफीटेड रूलर्स के साथ जिनके साथ ये ट्रीटी साइन होती थी और जिनको बाद में एग्रीमेंट्स करना पड़ता था। आर्टिकल 10 कहता है Maharaja Gulab Singh will acknowledge the supremacy of the British government and will in token of such supremacy present annually to the British government 1 horse, 12 shawl goats of approved breed, 6 male and 6 female, and 3 pairs of Kashmiri shawls। जैसे मैंने पहले भी कहा नॉमिनल गिफ्ट्स। नॉमिनल गिफ्ट्स मतलब हर साल ये हमें दिया करेगा। क्या देगा, सबसे पहले एक घोड़ा, बेस्ट क्वालिटी का एक घोड़ा होगा, 12 शॉल गोट्स जिनसे शॉल ब्रीड होते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसमें 6 मेल होंगे 6 फीमेल होंगे, और 3 पेयर्स ऑफ कश्मीरी शॉल्स, 3 जोड़े देंगे हमें कश्मीर के शॉल्स का। ये तो नॉमिनल गिफ्ट है और कुछ नहीं। असल में जो ट्रीटी का क्लॉज था वो था फर्स्ट, जिसमें ट्रांसफ़र किया गया नॉट ओनली टू द गुलाब सिंह बट हिज हियर्स एज वेल, यानी सक्सेसर्स को। तो इस तरह से हमें इन आर्टिकल से पता चलता है कि किस तरह से ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को हैंड ओवर कर दिया गुलाब सिंह के, और बदले में उससे लिए 75 लाख रुपीज़ प्लस कुछ नॉमिनल गिफ्ट्स जिनका हमने यहाँ पे नाम लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख से लिया, फिर गुलाब सिंह को दिया और गुलाब सिंह इस तरह से फुल फ्लेज रूलर बना। लेकिन गुलाब सिंह की एंट्री जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि पहले भी मैंने कहा यहाँ पे सिक्स रूल करे थे और सिक्स का लास्ट गवर्नर अभी भी यहीं पे था जिसका नाम था शेख इमामुद्दीन। सिक्स के टाइम पे खाली 11 गवर्नर्स थे। उन 11 गवर्नर्स में या तो वो हिंदूज़ थे या फिर सिक्स थे, या हम कहेंगे हिंदूज़ थे या फिर मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स में 2 गवर्नर्स थे, बाप और बेटा। बाप का नाम था शेख इमामुद्दीन, वो भी गवर्नर था। बेटे का नाम था बाप का नाम था गुलाम मोहिउद्दीन और बेटे का नाम था शेख इमामुद्दीन। दोनों गवर्नर्स रहे सिक्स के टाइम पे। तो लास्ट गवर्नर जो सिक्स का था वो था मुस्लिम शेख इमामुद्दीन। वो लीव करने के लिए तैयार नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी गुलाब सिंह के साथ, और इस तरह से नवंबर 1846 में गुलाब सिंह एंटर हो गया कश्मीर वैली में, और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट उसके पूरे कब्ज़े में आ गया। एंड ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब देखते हैं उसके बाद भी और कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी इस बारे में आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा नानक शाही, तो 75 लाख रुपीज़ नानक शाही यानी करेंसी थी सिक्स की, उसका नाम था नानक शाही।
क्योंकि गुरु नानक के नाम से ये करेंसी इशू होती थी, सो इट वाज कॉल्ड एज नानक शाही। तो ये पैसा उनको देना पड़ा। इस तरह से महाराजा गुलाब सिंह बन गए महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एंड द स्टेट केम टू बी नोन एज जम्मू कश्मीर स्टेट। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे फिर से एक मैप है जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जो कि पार्ट है या जो कि पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। अब चूंकि मॉडर्न जे एंड के स्टेट के 3 रीजन्स हो चुके हैं, 3 पार्ट्स हो चुके हैं। एक पार्ट है चाइना के पास, एक पार्ट है पाकिस्तान के पास और एक पार्ट है इंडिया के पास। काफ़ी वास्ट स्टेट था, बल्कि हम कहेंगे हैदराबाद के आसपास, यानी जितना बड़ा हैदराबाद था उससे भी बड़ा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। कुछ लोग मानते हैं जो आज का लंदन है उससे भी बड़ा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यह है नानकशाही करेंसी जो 6 की थी। तो आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे डोगरा रूल कंसोलिडेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि बहुत से हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।